तो जरा सोचिए, एक 13 साल का अमेरिकी बच्चा अपने घर के पास से अचानक गायब हो जाता है। जो कि किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सपना टूटने जैसा है। बिल्कुल। और फिर पूरे 3 साल बाद उस परिवार को खबर मिलती है कि वो बच्चा स्पेन में जिंदा मिल गया है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हाँ, सुनने में चमत्कारी लगता है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब उसे वापस लाया जाता है। उस बच्चे की नीली आंखें अब भूरी हो चुकी हैं। अच्छा। हाँ, और उसके जो सुनहरे बाल थे वो अब बिल्कुल काले हैं। और सबसे अजीब बात बताऊं, वो एक बहुत ही गहरे फ्रांसीसी लहजे में अंग्रेजी बोल रहा है। बाप रे, मतलब वो शारीरिक रूप से कोई और ही इंसान लग रहा होगा। एकदम अलग इंसान। कोई भी सामान्य व्यक्ति उसे देखकर तुरंत कहेगा कि ये कोई बहुत बड़ा सफेद झूठ है, लेकिन वो परिवार उस ढोंगी को गले लगाता है और उसे अपना बेटा मान लेता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमारे दिमाग के तारों को पूरी तरह उलझा देती है। मतलब इंसान का दिमाग सच्चाई को स्वीकार करने से बचने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये उसका एक बहुत ही खौफनाक उदाहरण है। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य विषय भी यही है। हम बात कर रहे हैं इंसानी दिमाग की जटिलताओं की, धोखे की परतों की और उस धुंधलेपन की जो सच और झूठ के बीच होता है। सही कहा। आज हम एक्सप्लोर विद अस नाम के YouTube चैनल की एक बहुत ही शानदार वीडियो ट्रांसक्रिप्ट और उससे जुड़े स्रोतों की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, और मैंने जब इन दस्तावेजों को पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। इनमें 3 ऐसे वास्तविक आपराधिक मामलों का विश्लेषण किया गया है जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर को भी पीछे छोड़ दें। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे कोई इतने बड़े धोखे को अंजाम देता है और कैसे बाकी लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस इन तथ्यों को सामने रख रहे हैं। और इन मामलों को पढ़ते हुए एक बात बहुत साफ हो जाती है। पहचान, चाहे वो आपकी खुद की हो या किसी और की, वो कोई ठोस चीज नहीं है। मतलब उससे बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, चुराया जा सकता है, और सबसे भयानक बात तो ये है कि इसे पूरी तरह से मिटाया भी जा सकता है। ये स्रोत मानव स्वभाव के उन अंधेरे कोनों पर रोशनी डालते हैं जहां तर्क और विज्ञान भी हार मान लेते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इन अंधेरे कोनों में चलते हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले जाती है 1986 के जॉर्जिया में। शेरन मार्शल का मामला। हाँ, शेरन मार्शल। दस्तावेज बताते हैं कि वो अपने हाई स्कूल की सबसे होनहार छात्राओं में से एक थी। वो रिजर्व्ड ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल थी। उसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए पूरी स्कॉलरशिप भी मिली थी। और उसका सपना नासा में काम करने का था, है ना? एकदम सही। कागजों पर तो ये एक बहुत ही शानदार भविष्य की शुरुआत लग रही थी। लेकिन बाहर से देखने पर सब कुछ जितना आदर्श लगता है, अंदर से कहानी उतनी ही काली थी। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि इस चमक दमक के पीछे एक गहरा राज था। शेरन अपने हाई स्कूल के आखिरी महीनों में प्रेग्नेंट हो गई थी। और ये बात उसने अपने बॉयफ्रेंड तक को नहीं बताई थी। बिल्कुल नहीं। उसने उस बच्चे को जन्म दिया और उसे टेक्सास के एक परिवार को गोद दे दिया। लेकिन इस एक घटना ने उसके नासा जाने के सपने को जैसे पटरी से ही उतार दिया। वो पढ़ाई छोड़कर फ्लोरिडा चली गई। और दस्तावेजों के मुताबिक यहीं से उसकी जिंदगी में फ्रैंकलिन डेलानो फ्लॉयड की एंट्री होती है। फ्रैंकलिन डेलानो फ्लॉयड, ये नाम सुनते ही अजीब सी सिहरन होती है। होनी भी चाहिए। यहीं से कहानी का असली और खौफनाक धुंधलापन शुरू होता है। शेरन फ्लोरिडा में फ्रैंक के साथ रहने लगी। ये रिश्ता आखिर था क्या, ये किसी को साफ तौर पर पता नहीं था। मतलब वो एक कपल की तरह रहते थे? हाँ, वो कपल की तरह ही रहते थे। और 1988 में शेरन ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम माइकल रखा गया। फ्रैंक खुद को एक पेंटर बताता था, लेकिन उसकी कमर में अक्सर दर्द रहता था। तो इसका मतलब वो कोई काम नहीं करता था? बिल्कुल नहीं, वो कोई काम नहीं करता था। तो घर का सारा आर्थिक बोझ उस युवा लड़की यानी शेरन पर आ गया होगा। हाँ, और इसी पैसे की तंगी ने शेरन को एक स्ट्रिप क्लब में बार डांसर बनने पर मजबूर कर दिया। वो लोग पूरी तरह से सरकारी वेलफेयर चेक पर निर्भर हो गए। ये बहुत ही अजीब स्थिति है। और फ्रैंक एक बहुत ही नियंत्रण रखने वाला आक्रामक व्यक्ति था। स्रोत में एक और किरदार का जिक्र आता है यहाँ पर, चेरिल कोमेसो। हाँ, चेरिल। वो उसी क्लब में काम करती थी जहां शेरन थी। वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई थीं, लेकिन फ्रैंक को चेरिल बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो 1989 में एक बोटिंग ट्रिप के दौरान फ्रैंक और चेरिल के बीच बहुत भयानक झगड़ा हुआ और इसके बाद चेरिल ने कुछ ऐसा किया जिसने आगे की घटनाओं को एक खतरनाक मोड़ दे दिया। उसने सोशल सर्विसेज को फोन करके शेरन की शिकायत कर दी। चेरिल ने विभाग को बताया कि शेरन क्लब से होने वाली अपनी आमदनी छिपा रही है ताकि उसे सरकारी वेलफेयर का पैसा मिलता रहे। अरे बाप रे। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब एक नियंत्रक व्यक्ति जैसे कि फ्रैंक
उसके संसाधनों या उसके शिकार पर कोई बाहरी इंसान हमला करता है तो प्रतिक्रिया बहुत हिंसक होती है। और ऐसा ही हुआ भी। जब फ्रैंक को इस शिकायत का पता चला और शैरोन का पैसा बंद हो गया तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो उस क्लब के बाहर पहुंचा जहां दोनों औरतें काम करती थीं और उसने सरेआम चेरिल के चेहरे पर मुक्का मार दिया। और इसके कुछ ही समय बाद चेरिल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसकी कार लावारिस हालत में एक एयरपोर्ट पर मिली। पुलिस के रडार पे फ्रैंक और शैरोन जरूर रहे होंगे। हाँ थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था उनके पास। ये वो समय था जब सर्वेलेंस तकनीक आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। तो फ्रैंक और शैरन रातों रात वहां से ओक्लाहोमा भाग गए। ये बहुत ही अजीब है। एक आदमी अपराध करता है और बस एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर गायब हो जाता है। लेकिन ओक्लाहोमा में भी हालात नहीं बदले। शैरन को फिर से वही काम करना पड़ा। और फ्रैंक का बर्ताव भी डरावना होता जा रहा था। उसने एक बार शैरन की एक सहकर्मी से कहा था कि अगर शैरन ने उसे कभी छोड़ने की कोशिश की तो वो उसकी जान ले लेगा। ये कोर्सिव कंट्रोल यानी दमनकारी नियंत्रण का एक क्लासिक मामला है। इसमें शिकार को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना तोड़ दिया जाता है कि उसे भागने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। लेकिन स्रोत बताते हैं कि शैरन वाकई फ्रैंक को छोड़ने की योजना बना रही थी। वो डरती थी कि फ्रैंक उसे या उसके छोटे बेटे माइकल को मार डालेगा। पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती, अप्रैल 1990 में एक रात उसे हाईवे के किनारे बेहोश पाया गया। ये एक बहुत ही संदिग्ध हिट एंड रन का मामला था। हाँ, और फ्रैंक का दावा था कि वो उस वक्त घर पर सो रहा था। शारन अस्पताल में भर्ती हुई। शुरू में लगा कि वो बच जाएगी, लेकिन फिर फ्रैंक ने उसके दोस्तों का अस्पताल आना पूरी तरह से बंद करवा दिया। और केवल 5 दिन बाद शैरन की मौत हो गई। डॉक्टरों को इस मौत पर बहुत ज्यादा संदेह था। शैरन के शरीर पर पुरानी चोटों के निशान थे और उसके सिर की जो चोट थी वो किसी गाड़ी से टकराने जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो वो कैसी चोट थी? वो किसी भोथरी चीज से किए गए बहुत जोरदार प्रहार जैसी थी। और फ्रैंक का बर्ताव किसी दुखी पति जैसा तो बिल्कुल नहीं था। उसने शैरन के अंतिम संस्कार के लिए 1 पैसा तक नहीं दिया। लेकिन उसका जो अगला कदम था, उसी से उसके पतन की शुरुआत हुई। हाँ, शारन की मौत से कुछ महीने पहले फ्रैंक ने उसके नाम पर $80,000 का जीवन बीमा करवाया था। जब वो ये बीमा का पैसा लेने गया तो उसने अलग अलग जाली नामों और सोशल सिक्योरिटी नंबरों का इस्तेमाल किया। और जाहिर है, जब सिस्टम में वो नंबर मैच नहीं हुए तो बीमा एजेंट ने कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। हारकर फ्रैंक को अपना असली नाम बताना ही पड़ा, फ्रैंकलिन डिलानो फ्लॉयड। यही वो पल था जब पर्दा गिरा। जब अधिकारियों ने ये नाम सिस्टम में डाला तो एक ऐसा आपराधिक इतिहास सामने आया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिल्कुल। ये आदमी 1962 में एक बैंक डकैती और एक 4 साल की बच्ची के अपहरण के जुर्म में जेल जा चुका था। वो पागलखाने से भागा था। फिर 1972 में उसने एक महिला का अपहरण करने की कोशिश की और जमानत पर छूटकर फिर फरार हो गया। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके साथ ही वो मासूम बच्चा माइकल अनाथ हो गया। उसे फॉस्टर केयर में भेज दिया गया। और माइकल का बर्ताव भी बहुत विचलित करने वाला था। वो ठीक से बात नहीं करता था, केवल चीखता रहता था। ये इस बात का साफ संकेत था कि उसने बहुत छोटी उम्र में एक भयंकर ट्रॉमा झेला था। जब फ्रैंक ने जेल से माइकल पर अपना दावा ठोका और खुद को उसका पिता बताया तो अदालत ने डीएनए टेस्ट का आदेश दिया। और नतीजा क्या निकला? फ्रैंक माइकल का जैविक पिता था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। फिर भी फ्रैंक कुछ सालों बाद पैरोल पे छूटा और उसने सीधे माइकल के स्कूल का रुख किया। उसने स्कूल के प्रिंसिपल को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया, माइकल का अपहरण किया और एक ट्रक में भाग निकला। ये सब दिन दहाड़े हुआ? हाँ, दिन दहाड़े। बाद में फ्रैंक तो पकड़ा गया, लेकिन माइकल का कहीं कोई पता नहीं चला। इस कहानी की परतें इतनी उलझी हुई हैं कि जांचकर्ताओं के भी पसीने छूट गए होंगे। 1995 में फ्लोरिडा में कंकाल मिले। और उसी दौरान कैंसास में एक मैकेनिक ने एक पुराना ट्रक खरीदा। ये वही ट्रक था जिसे फ्रैंक ने चोरी किया था। हाँ, और उस ट्रक के अंदर से मैकेनिक को एक लिफाफा मिला। उसमें 97 तस्वीरें थी। मुझे तो ये हिस्सा सबसे डरावना लगा। ये कहानी एक रशियन मातृष्का डॉल की तरह है। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है ये। आप एक गुड़िया खोलते हैं, एक राज बाहर आता है, लेकिन उसके अंदर एक और गुड़िया होती है जो पहले वाले से भी ज्यादा भयानक होती है। उन तस्वीरों में एक औरत को बुरी तरह पीटा और बांधा गया था। और कंकाल की चोटें और उस तस्वीर वाली औरत की चोटें पूरी तरह से मेल खा रही थीं। वो चेरिल कोमेसो थी। फ्रैंक को चेरिल की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उन 57 तस्वीरों में सिर्फ चेरिल नहीं थी। नहीं, कुछ तस्वीरों में एक बहुत छोटी बच्ची के साथ भी जघन्य शोषण होता दिख रहा था। ये तस्वीरें सालों पुरानी थीं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा राज खुलता है
जिसने पूरी दुनिया को सन्न भर दिया। 2014 में दशकों की जांच के बाद पता चला कि शेरन मार्शल नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। उसका असली नाम सूजन मैरी सेवॉर्किस था। मतलब ये कैसे हो सकता है? के लिए जेल गई तो फ्रैंक उसके चारों बच्चों को लेकर भाग गया। उसने बाकी 3 को तो अलग अलग अनाथालयों में छोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ी बेटी सुजेन को अपने साथ रखा। और उसने उसी सुजेन को पहले तानिया ह्यूजेस के नाम से पाला, उसका सालों तक शोषण किया। जब वो बड़ी हुई तो उसे शेरन मार्शल नाम दिया, उसी से शादी की, शायद उसी की हत्या की और अंत में उसके बेटे माइकल का अपहरण किया। सालों बाद फ्रैंक ने यह भी कबूल कर लिया कि उसने माइकल को किडनैप करने के उसी दिन गोली मार दी थी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, ये सब कैसे संभव है? हमारा सिस्टम, हमारे समाज का ढांचा एक ऐसे अपराधी को इतने सालों तक खुली छूट कैसे दे सकता है? एक आदमी एक बच्ची का अपहरण करता है, उसे अपनी बेटी बनाकर पालता है, फिर पत्नी बना लेता है और कोई इस बात को पकड़ ही नहीं पाता। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। फ्रैंक सिस्टम की कमियों का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानता था। वो कैसे? वो लगातार राज्य बदलता था। वो समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के बीच रहता था, जहां लोग दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते। स्ट्रिप क्लब, वेलफेयर लाइनें, सस्ते मोटेल। जब आप लगातार अपनी पहचान बदलते हैं और कोई स्थायी रिकॉर्ड नहीं छोड़ते, तो सिस्टम अंधा हो जाता है। ये सच में खौफनाक है कि कैसे एक इंसान अपनी पहचान बदलकर एक राक्षस की तरह सबके सामने छिप सकता है। लेकिन फ्रैंक फ्लॉयड के मामले में कम से कम एक चेहरा तो था, दुश्मन सामने था, भले ही कोई उसे पहचान नहीं पाया। सही कह रहे हैं आप। हमारा जो अगला मामला है वो एक अलग ही तरह के आतंक को दर्शाता है। ये दिखाता है कि असली खौफ तब पैदा होता है जब दुश्मन का कोई चेहरा ही ना हो, जब धोखा बाहर से नहीं बल्कि परिवार के अंदर से आए। हाँ, और एक गुमनाम साया पूरे परिवार को अंदर से खोखला कर दे। हम बात कर रहे हैं फ्रांस के कुख्यात ले कॉर्बो यानी द क्रो मामले की। 1980 के दशक की शुरुआत। फ्रांस का एक छोटा शांत सा गांव, विलेमिन परिवार। हाल ही में एक फैक्ट्री में फोरमैन के पद पर प्रमोशन मिला था। उन्होंने एक नया खूबसूरत घर बनाया था और उनका एक 4 साल का बेटा था ग्रेगरी। लेकिन इस खुशहाल परिवार की सफलता किसी की आंखों में खटक रही थी। उन्हें गुमनाम खत और खौफनाक फोन कॉल्स आने लगे। ये व्यक्ति खुद को द क्रो कहता था। स्रोत बताते हैं कि ये नाम 1943 की एक फ्रांसीसी फिल्म से प्रेरित था, जिसमें एक गांव में गुमनाम खत भेजने वाला एक शख्स तबाही मचाता है। और ये क्रो जीन मैरी से कहता था कि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेगा, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि वो बेइज्जती आखिर थी क्या। ये एक तरह का शुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध था। 4 साल तक वो परिवार इस अदृश्य दुश्मन के साये में जीता रहा। हर फोन की घंटी, हर डाक का लिफाफा उनके लिए एक दहशत लेकर आता था। और फिर 16 अक्टूबर 1984 को वो हुआ जिसने पूरे फ्रांस को झकझोर कर रख दिया। 4 साल का ग्रेगोरी अपने घर के सामने खेल रहा था और अचानक वो गायब हो गया। उसी दिन ग्रेगरी के चाचा को द क्रो का फोन आया। उस अजनबी आवाज ने कहा, मैंने लड़के को अगवा कर लिया है, मैंने उसका गला घोट दिया है और उसे नदी में फेंक दिया है। मेरा बदला पूरा हुआ। बाप रे। और अगले ही दिन जीन मैरी को एक खत मिला जिसमें लिखा था, मुझे उम्मीद है कि तुम दुख से मर जाओगे बॉस। तुम्हारा पैसा तुम्हारे बेटे को वापस नहीं लाएगा। पुलिस को ग्रेगरी का शव वोलोने नदी में मिला। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। इस निर्मम हत्या ने मीडिया में एक भूचाल ला दिया। जाहिर है जांचकर्ताओं पर केस सुलझाने का भारी दबाव रहा होगा। बहुत ज्यादा दबाव था। पुलिस को शुरू से ही यकीन था कि ये काम परिवार के ही किसी सदस्य का है। ईर्ष्या इसका सबसे बड़ा कारण लग रही थी उन्हें। तो सबसे पहले शक की सुई गई जॉन मैरी के चचेरे भाई बर्नार्ड लारोश पर। लारोश की 15 साल की साली ने पुलिस को एक बयान दिया जिसमें उसने दावा किया कि लारोश ही वो क्रो है। लारोश को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उस लड़की ने बाद में अपना बयान ये कहते हुए वापस ले लिया कि पुलिस ने उस पर दबाव डाला था। लेकिन इस केस का सबसे विनाशकारी मोड़ तब आया जब जांचकर्ताओं ने उन गुमनाम खतों की हैंडराइटिंग यानी लिखावट का विश्लेषण करवाया। हाँ, मार्च 1985 में हैंडराइटिंग विशेषज्ञों ने एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि वे गुमनाम खत किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेगरी की अपनी मां क्रिस्टीन विलेमिन ने लिखे थे। रुकिए, ये तो बिल्कुल बेतुका है। मतलब एक मां जिसका 4 साल का बच्चा इतनी क्रूरता से मारा गया हो, उसी पर केवल लिखावट के आधार पर हत्या का इल्जाम लगा देना। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही हुआ।
क्या उस समय कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं था? आज के समय में जब हम डीएनए टेस्टिंग देखते हैं तो ये हैंडराइटिंग का मिलान मुझे एक तरह के छद्म विज्ञान यानी सूडो साइंस जैसा लगता है। मैं समझ सकती हूँ। ऐसा लगता है जैसे दबाव में आकर पुलिस ने किसी को भी बलि का बकरा बना दिया हो। इंसान के पूर्वाग्रह कैसे न्याय को अंधा कर देते हैं, ये उसका जीता जागता सबूत है। आपका ये गुस्सा बहुत जायज है। उस समय फोरेंसिक विज्ञान आज जितना उन्नत नहीं था। मीडिया का दबाव इतना अधिक था कि पुलिस एक विच हंट पर निकल पड़ी थी। उन्होंने एक दुखी माँ को ही हत्यारा मान लिया। और जब सिस्टम इस तरह से फेल होता है तो लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। बिल्कुल। जीन मेरी ये मान चुके थे कि उनका चचेरा भाई लरोश ही असली कातिल है। अपनी पत्नी पर लगे इस खौफनाक इल्जाम और न्याय प्रणाली से हताश होकर जीन मैरी ने लरोश की गोली मारकर हत्या कर दी। एक गुमनाम खत ने एक और जान ले ली। जीन मैरी को इस हत्या के लिए 2.5 साल जेल काटनी पड़ी। और उधर क्रिस्टीन पर अपने ही बेटे की हत्या का मुकदमा चला। वो उस वक्त जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट थी। उसने जेल में 11 दिन तक भूख हड़ताल की। जब उसे रिहा किया गया तो मानसिक और शारीरिक आघात के कारण उसका मिसकैरेज हो गया। उसे पूरी तरह से निर्दोष साबित होने में 1993 तक का वक्त लग गया। दशकों तक ये केस एक नासूर बना रहा। और 2017 में इस केस के पहले इन्वेस्टिगेटर ने आत्महत्या कर ली। वो उस भारी दबाव और अपनी गलतियों के बोझ तले दबा हुआ था। एक अदृश्य दुश्मन ने न केवल एक बच्चे को मारा बल्कि पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को और यहाँ तक कि जांचकर्ता को भी निगल लिया। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये केस अभी भी बंद नहीं हुआ है। 2020 में पुलिस ने इसे फिर से खोला है। हाँ, और इस बार वे उस पुरानी हैंडराइटिंग एनालिसिस पर निर्भर नहीं है। वे एक नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे स्टाइलोमेट्रिक्स कहा जाता है। स्टाइलोमेट्रिक्स? ये क्या है? क्या ये भी कोई सूडो साइंस है? नहीं, स्टाइलोमेट्रिक्स लिखावट देखने से बहुत आगे की चीज है। ये भाषा विज्ञान और डेटा विश्लेषण का एक संगम है। ये सिर्फ शब्द या अक्षरों की बनावट नहीं देखती। तो फिर ये क्या पकड़ती है? ये अवचेतन की आदतों को पकड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में कॉमा का इस्तेमाल कैसे करता है, वो वाक्यों की संरचना कैसे बनाता है, उसके व्याकरण की क्या कमजोरियां हैं। अच्छा, मतलब आप अपनी लिखावट बदल सकते हैं लेकिन अपनी भाषा शैली नहीं बदल सकते। एग्जैक्टली। आप अपने भाषा इस्तेमाल करने के अवचेतन तरीके को आसानी से नहीं बदल सकते। ये दिमाग का एक फिंगरप्रिंट है जिसे बदला नहीं जा सकता। और इसी तकनीक के जरिए पुलिस कुछ नए संदिग्धों तक पहुंची है। तो फ्रांस के इस मामले में हमने देखा कि कैसे झूठे इल्जामों और एक गुमनाम धोखे ने एक परिवार को तबाह कर दिया, उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। सही बात है। लेकिन हमारा जो अंतिम मामला है वो इसका एकदम विपरीत है। फ्रांस में परिवार ने सच को झुठलाकर एक दूसरे पर शक किया, लेकिन टेक्सास के इस मामले में एक परिवार ने एक ऐसे व्यक्ति को खुशी खुशी गले लगा लिया जो साफ तौर पर एक ढोंगी था। हाँ, ये कहानी है निकोलस बार्कले की। 1994 सैन एंटोनियो, टेक्सास। निकोलस 13 साल का एक बच्चा था, लेकिन वो कोई आम बच्चा नहीं था। उसे एडीडी यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर था। उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड था। वो अक्सर घर से भाग जाता था और उसके दोस्तों ने उसे बिना स्टेरिलाइज की गई सुई से टैटू भी बना दिए थे। घर का माहौल भी काफी तनावपूर्ण था। एक दिन वो बास्केटबॉल खेलने गया और वहां से उसने घर फोन किया कि कोई उसे पिक कर ले। उसके बड़े भाई जेसन ने फोन उठाया, लेकिन उसने अपनी माँ को जगाने से मना कर दिया और निकोलस से कहा कि वो पैदल ही घर आ जाए। वो निकोलस की आखिरी कॉल थी। वो कभी घर नहीं पहुंचा। पुलिस को लगा कि उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए वो शायद फिर से भाग गया है। 3 साल बीत गए। परिवार की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर 1997 में एक ऐसा फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें बताया गया कि निकोलस स्पेन में मिल गया है। एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग ने उसे अगवा करके यूरोप पहुंचा दिया था और वो वहां से किसी तरह बच निकला है। निकोलस की बड़ी बहन कैरी उसे वापस लाने स्पेन गई और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट आता है। हाँ, जो निकोलस गायब हुआ था वो एक अमेरिकी बच्चा था, नीली आंखों वाला और ब्लॉन्ड बालों वाला। लेकिन स्पेन में जो व्यक्ति कैरी से मिला वो 13 साल का लग ही नहीं रहा था। उसके बाल काले थे, आंखें भूरी थीं और वो एक बहुत ही गहरे फ्रांसीसी लहजे में बात कर रहा था। और उस व्यक्ति ने इसके लिए जो बहाने बनाए वे और भी ज्यादा बेतुके थे। तो उसने क्या कहा? उसने कैरी से कहा कि किडनैपर्स ने उसकी पहचान छिपाने के लिए उसकी आंखों में कोई केमिकल डाला जिससे उनका रंग बदल गया, उसके बालों को डाई किया गया और उसे 3 साल तक सिर्फ फ्रेंच बोलने पर मजबूर किया गया। पागलपन है। कोई इस पर कैसे यकीन कर सकता है? बहन ने उसे देखते ही क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे भाई नहीं हो? यही तो सबसे अजीब बात है।
मतलब आप एक फ्रांसीसी एक्सेंट में बोलने वाले डार्क बालों वाले आदमी को अपना गोरा अमेरिकी भाई कैसे मान सकते हैं? ये तो ऐसा है कि कोई आपके सामने एक बिल्ली रख दे और आप खुद को मना ले कि ये कुत्ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक कुत्ता चाहिए था। क्या परिवार इतना अंधा हो सकता है? यहीं पर हमें मानव मनोविज्ञान के सबसे गहरे तंत्र को समझना होगा। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस और शोक से उत्पन्न भ्रम कहते हैं। मतलब वो जानबूझकर झूठ मान रहे थे? ये कोई साधारण झूठ नहीं था जिसे परिवार ने मान लिया। जब कोई परिवार किसी अपने को खोने के भयंकर ट्रॉमा से गुजरता है, तो उनका दिमाग उस दर्द से बचने के लिए हकीकत को फिर से लिखने लगता है। अच्छा। अगर वे उस ढोंगी को स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका निकोलस जिंदा है। अगर वे उसे नकार देते हैं, तो उन्हें फिर से उसी भयानक शोक और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये सच ज्यादा दिन छिप नहीं पाया। एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो एक फिल्म क्रू के साथ इस परिवार की कहानी कवर कर रहा था, उसे शक हुआ। उसने उस लड़के के कानों की तस्वीरें लीं और पुराने निकोलस की तस्वीरों से मिलाईं। कान के आकार फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं, वो कभी नहीं बदलते, और जाहिर है वो मैच नहीं हुए। इसके बाद FBI ने दखल दिया, DNA टेस्ट हुआ और सच्चाई सामने आ गई। वो व्यक्ति 23 साल का एक फ्रांसीसी ठग था जिसका नाम था फ्रेडरिक पियरे बोल्डीन। उसे यूरोप में द कैमेलियन कहा जाता था। उसके पास 500 से ज्यादा फर्जी पहचानें थीं। उसने बाल आश्रय गृहों से जानकारी चुराई थी और इस गायब बच्चे की कहानी गढ़ी थी। फ्रेडरिक को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब फ्रेडरिक से पूछा गया कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, तो उसने जो दावा किया वो और भी ज्यादा विचलित करने वाला था। उसने कहा कि परिवार को, खासकर कैरी को, पहले दिन से पता था कि वो निकोलस नहीं है। उसने आरोप लगाया कि कैरी ने ही उसे परिवार के सारे राज और निकोलस की शरीर के निशानों के बारे में बताया ताकि वो पुलिस और FBI की पूछताछ से बच सके। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप था। जांचकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों ने एक नई थ्योरी पर काम करना शुरू किया। क्या थ्योरी थी वो? क्या परिवार फ्रेडरिक को इसलिए नहीं अपना रहा था क्योंकि वे सदमे में थे, बल्कि इसलिए अपना रहा था क्योंकि वे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे थे? थ्योरी ये बनी कि शायद असली निकोलस की हत्या उसी के बड़े भाई जेसन या परिवार के ही किसी सदस्य ने कर दी थी। निकोलस के गायब होने के कुछ महीने बाद जेसन ने पुलिस को फोन करके कहा था कि कोई गैरेज तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि वहां ऐसा कोई सुराग मिला ही नहीं था। आपराधिक मनोविज्ञान में ऐसा माना जाता है कि हत्यारे अक्सर ऐसी झूठी कॉल्स करते हैं ये जताने के लिए कि गायब हुआ व्यक्ति अभी भी आसपास है और जिंदा है। तो क्या परिवार फ्रेडरिक का इस्तेमाल एक मोहरे के रूप में कर रहा था? देखो, निकोलस वापस आ गया है, मतलब हमने उसे नहीं मारा। ये एक ऐसी संभावना है जो इस पूरे मामले को एक अलग ही स्तर का अंधेरा देती है। बदकिस्मती से ये कभी अदालत में साबित नहीं हो पाया। इससे पहले कि पुलिस जेसन से कड़ाई से पूछताछ कर पाती, उसकी कोकीन के ओवरडोज से मौत हो गई। असली निकोलस बार्कले का क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य है। ये मामला इतना पेचीदा है कि इस पर द इम्पोस्टर नाम की एक बहुत ही मशहूर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। अगर हम इन तीनों कहानियों के धागों को एक साथ पिरोएं, तो स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन असहज करने वाली सच्चाई दिखाती है। इंसान का दिमाग वास्तविकता को अपनी सुविधा, मजबूरी या डर के अनुसार पूरी तरह से मोड़ सकता है। बिल्कुल। शारन मार्शल के केस में हमने देखा कि कैसे सिस्टम की अनदेखी और समाज के हाशिए ने एक कातिल को एक बच्ची की पूरी जिंदगी और पहचान निगलने का मौका दिया। फ्रांस के ले कोर्बो केस ने दिखाया कि कैसे एक गुमनाम आवाज और दबाव में लिए गए गलत वैज्ञानिक फैसलों ने अपनों को ही अपनों का हत्यारा बना दिया। और निकोलस बार्कले के मामले ने साबित किया कि कई बार इंसान सच्चाई का सामना करने से इतना डरता है कि वो सबसे बेतुके झूठ को भी अपनी हकीकत बना लेता है। ये मामले सिर्फ अपराध की कहानियां नहीं हैं। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जिस पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, उसे भी चुनौती दी जानी चाहिए। धोखा केवल वो नहीं है जो कोई दूसरा हमें देता है, बल्कि कई बार सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो हमारा अपना दिमाग हमें देता है। तथ्यों को उनके सही संदर्भ में देखना और अपनी ही धारणाओं पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते तो हम जाने अनजाने में धोखे का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज हमने पहचान की चोरी, अदृश्य दुश्मनों और खुद से बुले गए झूठ की चरम सीमाओं का विश्लेषण किया। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हम इन कहानियों को सुनकर सोचते हैं कि ये तो चरम मामले हैं, बहुत रेयर हैं। लेकिन सोचिए,
हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों, सहकर्मियों, यहाँ तक कि अपने परिवार को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारी खुद की यादें, हमारे पुराने रिश्ते और लोगों के बारे में हमारी धारणाएं किसी तरह के आधुनिक स्टाइलोमेट्रिक्स या सख्त मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का सामना कर सकती हैं? या ऐसा तो नहीं कि हम सब किसी न किसी स्तर पर अपने ही दिमाग के बनाए हुए एक सुविधाजनक भ्रम को सच मानकर जी रहे हैं? अगली बार जब आप किसी बात पर पूरी तरह से यकीन कर लें, तो एक बार रुककर सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए तथ्यों की पड़ताल करते रहिए।